तो देखो आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, थोड़ी बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी जाएंगे, बट पहले थोड़ी डेफिनेशंस देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखो एक चीज है, लिखते हैं साथ साथ में लिखते हैं ना, ठीक है, जैसे मैं बोलते आऊंगा। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या चीज होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, व्हाट इज दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखो हेडिंग, लिख लिया। देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग एक कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है जब क्या हो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं तब कह सकता हूँ कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जब जहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, मान लो यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहाँ पे इसको, यहाँ से इसको देखा जा रहा है, जब ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, जब ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है या जहां से इसको ऑब्जर्व किया जाता है, वहां से वो वाला जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस, जो उसका रेडियस है। ठीक है, जो जहाँ कोई रेडियस बोलो, जहाँ कोई साइज बोलो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार रेडियस, कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन वाला, यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से इसको देखा जा रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा हो एज कम्पेयर टू इट्स साइज या एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस, तब हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आई मेरी बात समझ में? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक हर किसी भी ऑब्जेक्ट को, जरूरी नहीं है कि हम इस सर्कल ऐसे कोई इसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जब, कब कब कह सकते हैं, जब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहाँ ऑब्जर्वेशन मतलब जहां से बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जहां से बंदा उसको देख रहा है, अगर वो वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो एज कम्पेयर टू इट साइज, इसके खुद के साइज से ये डिस्टेंस बड़ा ज्यादा हो, तब हम उस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं। नहीं कि बोलेंगे कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो सन है, अब सन छोटा सा थोड़ी ना है, सन तो बहुत बड़ा है, अर्थ से भी कई गुना बड़ा है सन, लेकिन इस सन को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, क्योंकि सन से अर्थ तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब जहां से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है, जहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू इट्स साइज, एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस। इसीलिए हम सन को भी क्या कह सकते हैं, सन को भी हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सच में वो जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा सा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट की तरह है और बड़ा छोटा सा ऑब्जेक्ट है। बात समझ रहे हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो वो एक छोटे से पॉइंट की तरह है या एक बड़ा छोटे साइज का ऑब्जेक्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सच में बड़ा छोटा हो, लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट हम हर एक ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब आप जहां से उस बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है जहां से बंदा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू इट्स साइज। तो जाहिर सी बात है, जहां जब दूर से इसको देखेंगे तो वो पॉइंट की तरह ही दिखेगा, है ना? जैसे सन है, सन जो है ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहां से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जहां से हम इसको देख पा रहे हैं, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स साइज, उसके खुद के साइज से। इसीलिए सन को भी क्या कह सकते हैं लोग, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो लिखना साथ साथ में कि मैं तुम्हें बाद में नोट्स सेंड कर दूंगा, बता दो। हम्म, सर नोट सेंड कर देना। चलो ठीक है, इधर से समझाता हूँ, फिर जो अभी बस आफ्टर ट्यूशन में आपको सेंड कर देता हूँ उसकी पीडीएफ फाइल बना के, जो नोट्स है ना, ताकि आपको वहां से पूरा पूरा समझ भी आ जाए। लिख वहां से फिर यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? वहां से आपको आराम से लिख भी पाओगे। तो समझ आया पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम लोग,
जरूरी नहीं है कि आप सोचोगे यार ये बहुत बड़ी चीज है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे बोल दिया। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं, कंडीशन ये है कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू इट्स साइज। इसके साइज से, अब देखो मान लो इसका रेडियस कितना कितना सा है, यहाँ इतना सा है, लेकिन जहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो तो बहुत ज्यादा है ना। इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर, समझ आया? यस सर। सोनाली बताना क्या होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। सर जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और उसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है जो जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साइज से। हाँ ठीक है। अब अगली डेफिनेशन है हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब चीजें जो है ना आगे जाके यूज होनी है, सब आपको ये पता होनी चाहिए ना, इसीलिए पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं हम लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, बेसिकली वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। देखो किसका, एक है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यह आया 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज किसके लिए होता है? ये यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए। अगर आप ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा नहीं करते हो, मैं बोलता हूँ बताओ ये पॉइंट कहाँ पे है, इसकी पोजीशन बताओ, आप क्या बताओगे कहाँ पे है? नहीं बता सकते हो, है ना। एग्जैक्ट पोजीशन इसकी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया होगा, मतलब मैंने लिखा होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। फिर मैं अगर कोई आपको बताता हूँ कि भाई बताओ ये पॉइंट कहाँ पे है, इसकी पोजीशन बताओ, तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं बता सकते, उसकी पोजीशन बता सकते हैं। आप देखोगे यहाँ से वाई एक्सिस में ये कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट जो पी है ये एक्स एक्सिस में, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये डिस्टेंस वाई है, स्मॉल वाई है, तो आप बोलोगे इसकी पोजीशन क्या है, पी एक्स वाई, मतलब ये पॉइंट पी यहाँ से एक्स की दूरी पे है, यहाँ से वाई की दूरी पे बैठा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता दी। किसकी हेल्प से बता पाए आप बता पाए इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होती है, क्या, क्लॉक। एक चीज और ऐड होती है इसमें, क्लॉक, ठीक है, क्लॉक भी ऐड होती है इसमें, घड़ी। क्योंकि हमें अगर एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है, मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऐसे तो चलो यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया, अगर मान लो ये चीज चल रही होती तो फिर हमें ये भी बताना पड़ता कि हाँ ये 6:05 पे यहाँ थी, ठीक है, 6:05 पे। अगर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है तो आप ऐसे बोलोगे कि 6:05 पे ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो पॉइंट पी है ये कहाँ पे था, ये जो ऑब्जेक्ट था ये कहाँ था, ये पी एक्स वाई पोजीशन पे था इतने समय में, इस टाइम पे, इस टाइम पे, है ना। हो सकता है 6:06 पे ये जो पॉइंट है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पहुंच गया हो, इसकी पोजीशन बदल चुकी हो, है ना। हो सकता है 6:07 पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पहुंच गया हो, इसकी पोजीशन और बदल चुकी हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक। किसका किसका कॉम्बिनेशन है ये, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का और क्लॉक का। जो किस काम आता है, जो किस काम आता है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के काम आता है। किस काम आता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के काम आता है, या ऑब्जेक्ट कहां से कहां डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, उसको बताने के काम आता है। समझ आई मेरी बात? क्या चीज होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस एक क्लॉक होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे मिलकर बनता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का और क्लॉक का। जो क्या करते हैं, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ऑब्जर्वर होता है यहाँ पे, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो क्लॉक है ये क्या करते हैं, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्लॉक हमें इस ऑब्जर्वर जो यहाँ पे, यहाँ ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठा होता है, ऑब्जर्वर मतलब जो बंदा देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ये बताने में हेल्प करता है कि जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली है कहाँ, एग्जैक्टली वो कहाँ है, वो बताने में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी हेल्प करता है। ठीक है, समझ आई बात? लिख लो चलो साथ साथ में यार, ऐसा तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या। ये समझ आया, इसको ड्रॉ करो पहले।
करो ड्रा सारे। कर लिया? ऐसे ये क्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रा की है तुम्हें दिखाने के लिए, बट अक्सर हम इसको ड्रा करते नहीं है। बट चलो तुम पहली बार क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ रहे हो, तुम ड्रा कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसकी अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है एग्जैक्ट टाइम पे, तो फिर हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होनी चाहिए और क्लॉक भी होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया? यस सर। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा लिख ही लो तुम। चलो देखो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, साथ साथ में लिखते रहना। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ, ये एक सिस्टम होता है जो किसी चीज से, किन्हीं चीजों से मिलकर बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लॉक और ऑब्जर्वर, तीन चीजों से बोल दो। ठीक है, क्या क्या चीज होनी चाहिए? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लॉक और ऑब्जर्वर। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, 3D कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट बोलो, दो भी हो सकते थे, अटैच टू द ऑब्जर्वर। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट्स किसके साथ अटैच है? ऑब्जर्वर के साथ अटैच है। ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसके साथ अटैच है? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो ऑब्जर्वर है ना? तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो है ऑब्जर्वर हैविंग, और क्या होना चाहिए इसके पास? हैविंग क्लॉक विद देम, क्लॉक भी होनी चाहिए विद देम में, विद हिम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके हिसाब से, फिर विद रिस्पेक्ट टू विच ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर इसका करेगा क्या? इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्लॉक का करेगा क्या ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर क्या करेगा? एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करेगा किसी चीज की। ठीक है ना? विद रिस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जर्वर कैन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ आई बात? लिखो पहले, फिर एक बार फिर से बताता हूँ, फिर अगली डेफिनेशन में जाते हैं। ठीक है, पढ़ा जा रहा है नहीं? यस सर। यस सर। लिखो लिखो लिखो। लिख लिया? यस सर। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स करते हैं। अब सुनो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है? क्या चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसके साथ अटैच है? ऑब्जर्वर के साथ अटैच है। और क्या है इनके पास? एक क्लॉक है। ठीक है ना? एक जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अब मैं तभी आपको बोल रहा हूँ, आप ऐसे भी कह सकते हो। कोई पूछे कि क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप ऐसे कह सकते हो कि यार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, होनी चाहिए। तो की जगह तीन चीजें बोलो तुम, तीन चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, या कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D की जगह 2D भी हो सकता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला भी हो सकता है, अपनी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है मोटे मोटे तौर पे। क्या? एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा कौन चाहिए? ऑब्जर्वर, जिसने ऑब्जर्व करना है। वो कहाँ होता है ऑब्जर्वर? वो ऑब्जर्वर इस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक है,
इसको ऐसे तो ओरिजिन कहते हैं। इसी ओरिजिन पे कौन बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। और क्या चाहिए? क्लॉक चाहिए। जो व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, आप ऐसे भी कह सकते हो, इस डेफिनेशन की जगह आप ये भी बोल सकते हो, सर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एन ऑब्जर्वर एंड अ क्लॉक। सर ये एक कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है? एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ऑब्जर्वर का और एक क्लॉक का। किसके लिए बनाया ये कॉम्बिनेशन? क्यों बनाया ये कॉम्बिनेशन? इसीलिए बनाया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन को पक्का पता कर सके ये कहाँ है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्जर्वर एंड क्लॉक। फॉर व्हाट पर्पस? टू टू स्पेसिफाई, विच इज मेंट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको बनाया इसीलिए गया ताकि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता कर सके कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ स्पेस में ये कहाँ पे है, उसका पता करने के लिए ये जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो काम आता है। अब क्लियर हुआ सब कुछ? यस सर। हाँ, रिया रिया बताना क्या चीज होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वो शाबाश। 3D सिस्टम होता है, हम्म, उसमें हमें क्या क्या चाहिए था, क्लॉक और ओरिजिन, वो हमें बताता है, पोजीशन बताता है किसी ऑब्जेक्ट की। शाबाश। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहले दो से भी कह सकते हो, चलो तीन से बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। क्या क्या चीज होनी चाहिए? एक होना चाहिए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा होना चाहिए ऑब्जर्वर, जो कहाँ बैठा हो, यहाँ 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 नहीं, ऑब्जर्वर कहाँ बैठना चाहिए, ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए? ऑब्जर्वर होना चाहिए ओरिजिन पे, जहाँ पे ऑब्जर्वर है वहीं से 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ओरिजिनेट होना चाहिए। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर जो ओरिजिन ओ पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक होनी चाहिए क्लॉक। तब ये जब तीनों चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीज मिलेगी? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्जर्वर जो कि कहाँ बैठा है? ओरिजिन में बैठा हुआ है। ठीक है, और क्लॉक। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी, जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तब जाके बन जाएगा क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्वेश्चन अराइज होता है, या यहाँ पे हमने लिखा ही है कि भाई चाहिए क्यों ये, इसका हमने ये बनाया तो किस पर्पज के लिए बनाया? तो आप बोलेंगे सर ये इस पर्पज के लिए बना लिया ताकि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसका पक्का पता कर सकें कि यार किस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था। तो जैसे मैंने बताया ना, देखो क्लॉक की हेल्प से मुझे ये पता चल गया टाइम कि भैया 6:05 पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी पोजीशन क्या थी? PXY, यानी कि ये यहाँ पे बैठा हुआ था। तो ये मैं कैसे बता पाया? एग्जैक्टली कैसे बता पाया? विद द हेल्प ऑफ क्लॉक, विद द हेल्प ऑफ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। और किस हिसाब से बता रहा हूँ मैं? ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, इसके हिसाब से, है ना? समझ आई बात? इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, या किसी को कोई अभी भी प्रॉब्लम है? बताओ, समझ आ गया? यस सर। चलो लिख भी लिया ना साथ साथ में। अब हमारे पास अगली डेफिनेशन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल, अब इसको शॉर्टकट में लिखूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, एफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR करके लिख दूंगे। ठीक है, लिखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब तीन चीजें आ गई उसके अंदर। कौन कौन आया बताओ? अरु बता क्या क्या आया? जैसे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेगा तुम्हारे दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन पे ऑब्जर्वर, साथ में क्लॉक। बोलो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्जर्वर और क्लॉक, है ना? ये चीज, हाँ ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए आपको। ये रादर की इस डेफिनेशन को रट्टा चलाओ, रट्टा चला के आप उसको याद करो। उससे बेटर है कि आपको ये पूरी चीज से ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और दिमाग में हमेशा के लिए रहना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जिंदगी में कभी भी सुनोगे तो तुमको तीन चीजें याद रहनी चाहिए। क्या? कि भाई उसमें वो किस चीज से मिलकर बनता है? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, उसमें ऑब्जर्वर होना चाहिए। और ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए? इधर इधर इधर, किधर? यहाँ बैठेगा ऑब्जर्वर ना, यहाँ बैठेगा नहीं, यहाँ ओरिजिन पे बैठेगा। ऑब्जर्वर कहाँ होना चाहिए? ओरिजिन पे। और होनी चाहिए क्लॉक, ताकि हम लोग एग्जैक्ट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पता कर सके कि यार किस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो वो कहाँ पे था, वो पता कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस क्लॉक एंड दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, ये पढ़ लिया ना हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके आगे टाइप्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से होते हैं? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें
वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन के जो लॉज हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे, अभी एक दो चैप्टर के बाद हम लोग न्यूटन के लॉज वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, और आपने क्लास 9th में शायद पढ़ा भी होगा कि न्यूटन के लॉज होते हैं ना, जैसे आपने देखा ही था 3 लॉ होते हैं न्यूटन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। तो ये जो न्यूटन के जो लॉज हैं, अगर ये उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड हो, ठीक है, अच्छे से होल्ड कर रहे हो, तो समझो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन के तीनों लॉज अच्छे खासे होल्ड हो रहे हो, अच्छे खासे चल रहे हो, अच्छे खासे वो मतलब उस पे आप कह सकते हो कि होल्ड कर रहे हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो उसकी, इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, it is a frame of reference in which न्यूटन्स लॉ जो है हमारे पास, न्यूटन्स बेसिकली न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही होल्ड होना चाहिए ज्यादा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड। ठीक है, कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो होल्ड कर रहा हो अच्छे से, ठीक है, चल रहा हो अच्छे से, उसके अकॉर्डिंगली चीजें चल रही हो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली चीजें चल रही हो, उस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, पता है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? यस सर। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है पता है ना, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बताओ किसको पता है, बताना जरा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताना जरा। सर फर्स्ट लॉ में है कि अगर बॉडी जो है रेस्ट पे है या मोशन में है, वो तब तक मतलब मोशन में या रेस्ट में रहेगी जब उसको हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो बॉडी जिस पोजीशन में है ना, वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उस पर एक्ट ना करे। ठीक है, जैसे पेन है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको कोई नहीं छेड़ने वाला है, तो ये ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन ये अपनी पोजीशन से हिलेगा तभी जब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, वरना अपने आप नहीं है इसको कि ठीक है जी मैं बैठा हूँ कब से अब उठ जाता हूँ, ऐसा नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, अपने आप कुछ नहीं करेगा ये तब करेगा जब इस पे फोर्स लगेगी। ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया 100% होल्ड करे, अच्छे से काम करे, उसे कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप सोचोगे ऐसे ऐसे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां पे न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है, बिल्कुल होते हैं। ऐसे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां पे हमको लगता है, एक्चुअली में ऑब्जर्वर को लगता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, मतलब ऐसा भी हमारे पास एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्जर्वर और क्लॉक का कॉम्बिनेशन होता है जहां पर ऑब्जर्वर को ये लगता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड ही नहीं है। ठीक है, मतलब बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा ना कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी चीज चलेगी, तभी वो अपने, अगर चीज चल रही है, मतलब अगर अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना थी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब सोचो कभी ऐसा हो जाए कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा भी नहीं रहे हो और उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लग भी नहीं रही है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में था अब मोशन में आ गया, तो ये तो अजीब सी बात है। अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं है, वहां पे न्यूटन का लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता है, न्यूटन का लॉ होल्ड नहीं करता है, उसे कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आई बात? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, मुझे लगता है ये आपने हायर क्लासेस में इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ना है। फिलहाल मुझे लग रहा है क्लास 11th में है ही नहीं आपके सिलेबस में इसके बारे में कुछ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे के बारे में थोड़ा सा बताना है, डेफिनेशन की बात करनी है, कौन से ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं शायद आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं? ये ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां पे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो होल्ड नहीं करता, न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता। समझ आई बात? यस सर। हाँ चलो लिखो 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 लिखो, लिख लो साथ साथ में, लिख रहे हो ना साथ साथ में, नोट्स भी दोबारा बनते जाएंगे साथ साथ। फिर इट इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस
इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यहाँ पे क्या लिखना, डज नॉट ही लिखना सिर्फ, डज नॉट होल्ड गुड, डज नॉट होल्ड गुड, ये समझ लो ना। डज नॉट होल्ड गुड का मतलब क्या है, मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है जहां पे ऑब्जेक्ट को आप देखोगे, ऑब्जर्वर को लगेगा कि हमने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही नहीं, ये रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहिए था, बट आपको लगेगा कि यार ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में आ गया, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड अच्छे से नहीं कर रहा है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर ऐसा हो जाता है, जहां पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ वो अच्छे से वैलिड नहीं होता है, उसको कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। सोनाली जी मुझे बताइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होती है? ये एग्जैक्ट जो किताबी डेफिनेशन है ना, ये नहीं, जो समझ आया वो बताओ। ये ऑब्जर्वर कोऑर्डिनेट सिस्टम और साथ में क्लॉक का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे हम हाँ किसी पॉइंट का वो बता सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे बताना आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद अरु मुझे बता, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड करता है। जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड करता है। पता है ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो चीज रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगी, या जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या था, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ रिया बताओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सर जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता है। जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करता है उसे कहा जाता है, अच्छे से होल्ड नहीं करता है बेसिकली, उसे क्या कहा नॉन जाता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बोलो जी, बोलो बोलो, आ गया समझ यहां तक? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ, तो बोलो ना, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझको? अब समझते हैं। हमने क्या पढ़ा था, मोशन पढ़ा था, है ना। सोनाली बताओ Yes, क्या चीज sir. होती है मोशन? मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसी के लिए हम, क्या चीज होती है मोशन बताओ, क्या डेफिनेशन थी मोशन की? सर जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम पैसेज। उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोशन। मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन समझते हैं हम, कि कितने कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, देखो हेडिंग टाइप्स ऑफ मोशन लिख लिया, टाइप्स ऑफ मोशन। लिख ली हेडिंग। अब देखो, एक होता है 1D मोशन, 1D मोशन। ये 1D मोशन क्या चीज होती है, ये डी क्या चीज है यहाँ पे? डायमेंशन। हाँ डायमेंशन। 1D मोशन वो मोशन होता है जहां पर आपके 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम थे ना, अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो रहा हो, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो बेसिकली, है ना। अगर आपका 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जब बॉडी मोशन में है और उसके दौरान सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट वो चेंज कर रही है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट अगर वो चेंज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी जो मूव कर रही है वो कहाँ मूव कर रही है, सिर्फ 1 डायमेंशन में मूव कर रही है, एक ही डायमेंशन में मूव कर रही है। आई मेरी बात समझ में? जैसे है ना, जैसे मान लो ये है, ये आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है जी। अब सोचो आपकी बॉडी जो है ना वो मूव कर रही है, और सिर्फ देखो पहले यहाँ पे थी, ऐसे करके इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये जो है, ये कितने कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है? कोऑर्डिनेट होते हैं ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही डिस्टेंस का ट्रैवल कर रही है ना। ये बॉडी जो है सिर्फ एक्स एक्सिस को ही बदल रही है। पहले एक्स एक्सिस की ये थी वैल्यू, इसकी पोजीशन, फिर ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, फिर ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, फिर ये बॉडी यहाँ पहुंच गई। तो देखो इसने जो है कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ ये वाला एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है ना, सिर्फ एक्स एक्सिस चेंज हो रही है। वाई एक्सिस को कुछ हो रहा है? वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी? नहीं कर रही है। जेड एक्सिस में ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी? नहीं कर रही है। ये बॉडी जो है
सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। तो इस तरह का जो मोशन होता है ना, इस तरह का जो मोशन होता है जहां पे बॉडी सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को चेंज करे, इस तरह का जो मोशन होता है जहां पे बॉडी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में से 3 कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही हो, चाहे वो एक्स एक्सिस वाला हो, चाहे वाई चाहे जेड वाला, उस तरह के मोशन को कहा जाता है 1D मोशन। क्या कहा जाता है? 1D मोशन। समझ आई बात? यस यस समझ सर। आई बात? जैसे जैसे अगर इसके मैंने एग्जांपल बतानी हो तो कैसे, जैसे कोई सपोज करो तुम्हारे पास एक बॉल है, आप उस बॉल को ग्राउंड पे ऐसे करके रोल कर रहे हो, है ना, आगे की तरफ उसको रोल कर रहे हो, तो बॉल यहाँ पहुंच गई। तो इस बॉल ने जो है, इस बॉल ने क्या किया, कितनी एक्सिस में अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया? क्या ये वाई एक्सिस में भी जा रही है? क्या जेड एक्सिस में भी जा रही है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ही अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है ना। तो ये जो मोशन है, ये कैसा मोशन है? ये कैसा मोशन है बताओ? 1D मोशन। कैसा मोशन है? 1D मोशन। जैसे सपोज करो आप ही है, आप ऐसे करके स्ट्रेट लाइन पाथ में आप ऐसे करके चल रहे हो, ठीक है, नाच चलाते डांस करते करते आप आगे चल रहे हो कि हाँ फिजिक्स की ट्यूशन शुरू होगी, चलो भागो भागो जल्दी जल्दी पहुंचो, है ना। तो देखो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, इसमें आपने जो कितने कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया? सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को आप चेंज कर रहे हो। कौन सा? एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस में आप क्या कर रहे हो? यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो। तो ये जो मोशन है स्ट्रेट लाइन में, जब आप हाथ में जब आप मूव करते हो, चलते हो, तो आप भी कौन सा मोशन प्ले कर रहे होते हो? कौन सा मोशन में होते हो? 1D मोशन में होते हो। कौन सा मोशन में होते हो? 1D मोशन में होते हो। आई बात समझ में कि 1D मोशन क्या चीज होती है? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी क्या बोलेंगे हम लोग? हम बोलेंगे, लिखो साथ साथ में, ए बॉडी इज सेड टू बी in 1D motion. A body is said to be in 1D motion if, अभी मैंने बताया, if only one of the three coordinates require या चेंज, जहां वो चेंज कर रहे हैं सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को, है ना, require to specify the position, सिर्फ अगर एक ही कोऑर्डिनेट से आप पोजीशन बता पा रहे हो, है ना, आपको पता है यार इसकी पोजीशन मुझे बतानी है, तो आपका वाई एक्सिस की आपको जरूरत ही नहीं है, जेड एक्सिस की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करके ही आप इस बॉडी की पोजीशन बता पा रहे हो, आप सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करके ही आप इस बॉल की पोजीशन को बता पा रहे हो। तो ये जो मोशन होता है जहां पे बॉडी एक ही कोऑर्डिनेट को चेंज कर रही है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को बदल रही है, ठीक, एक ही कोऑर्डिनेट में मूव कर रही है ना, और आप उसी एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो, उसकी पोजीशन को बता सकते हो। तो उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं? 1D मोशन कहते हैं। स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये टाइम तो चेंज होता रहता है, इसके बारे में तो लिखना पड़ता है। ये शॉर्टकट लिखता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू, WRT, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया डेफिनेशन, है ना। ए बॉडी सेड टू बी इन 1D, हाँ यहाँ तक करते हैं, है ना। ए बॉडी सेड टू बी इन 1D मोशन, हम कह सकते हैं कि एक बॉडी 1D मोशन में है इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें क्या हो, रिक्वायर हो टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आई बात? यस सर। है ना। हम कह सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कोई मुश्किल थोड़ी है। हम कह सकते हैं कि एक बॉडी 1D मोशन में चल रही है अगर 3 में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, 3 में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो 3 में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आपने तीनों में से कौन से कितने एक्सिस को, कितने कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे हो? सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हो, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है? 1D मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1D मोशन कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अतिका बताओ 1D मोशन क्या चीज होती है? सर जब हमें 3 में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। हाँ, जब 3 में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हो जब 3 में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, है ना, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो तीनों में से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी पोजीशन बदल रही है तो कोऑर्डिनेट्स भी बदलने चाहिए। सिर्फ अगर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो उसका मतलब बॉडी किस मोशन में है? 1D मोशन में है।
या ऐसे भी कह सकते हो कि तीन में से सिर्फ अगर एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे है, 1D मोशन में। कैसे है, 1D मोशन में। और बता 1D मोशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, कितने? तीन में से एक ही। हाँ, तीन में से एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है, में तो है बॉडी चल रही है, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, इन तीन में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसा कह सकते हो सर इन तीन में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। तीन में से एक ही कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए। उसको कहा जाता है 1D मोशन। क्या कहा जाता है? 1D मोशन। लिख लिया ये साथ साथ में, लिख लिया? सर। चलिए अब सेकंड है 2D मोशन। अब तो बड़ा आसान है, जिसको ये समझ आ गया अब अगला तो समझ आ ही जाएगा। अब 2D मोशन में क्या होगा यार, एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए एक नहीं बल्कि कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हो, दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत हो। ठीक है, एक ऐसा मोशन जहां पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यहाँ जब वो बॉडी चल रही है तो वो कितने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रही है, दो कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रही है। उस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है? 2D मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2D मोशन कहा जाता है। सपोज करो जैसे इसकी एग्जांपल जैसे कोई सपोज करो एक बंदा ग्राउंड में ऐसे ही भाग रहा है, मान लो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, मान लो ये ग्राउंड में ना ऐसे करके कहीं ना कहीं ऐसे करके भाग रहा है ऊपर नीचे, ये देखो। अब पहले ये यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर ये बंदा यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया। तो ये जो मोशन है, अब ये मोशन 1D की जगह क्या बन गया, 2D बन गया। क्यों बन गया 2D? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो इसने एक्स एक्सिस को बदला, यहाँ पे जब वो बॉडी यहाँ पहुंची तो उसने एक्स एक्सिस को भी चेंज किया और वाई को भी चेंज कर दिया। देखो ना यार, यहाँ जब बॉडी यहाँ पे थी तब देखो ये आई एक्स वाई एक्सिस, ये आई एक्स एक्सिस। जब बॉडी यहाँ पहुंच गई तो देखो चेंज हो गई वाई एक्सिस भी, एक्स एक्सिस तो चेंज हो ही रही है। ये देखो वाई एक्सिस भी बदल गई, एक्स एक्सिस तो चेंज हो ही रही है, वाई एक्सिस भी बदल गई, है ना। जब बॉडी यहाँ पहुंची तब क्या हुआ, ये देखो, तब एक्स एक्सिस भी तो चेंज हो रही है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है नहीं। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बंदा ही है कोई, मान लो ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो जब चल रहा है और इस तरह से चल रहा है कि इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको हर बार क्या चाहिए, आपको दो दो कोऑर्डिनेट चाहिए। आपको एक्स एक्सिस वाला भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए। आपको एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी चेंज कर रहा है ये अपनी रनिंग के दौरान, और ये वाई एक्सिस को भी चेंज कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है जहां पर आपको एक नहीं बल्कि दो कोऑर्डिनेट चाहिए, दो कोऑर्डिनेट चाहिए क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए, है ना। देखो अगर मैं बोलूंगा बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे है, वाई एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे है। तो इसके लिए इस पोजीशन की इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए, है ना। जब ये बॉडी यहाँ पहुंच गई तब इसने एक्स एक्सिस को चेंज कर दिया और यहाँ पे वाई एक्सिस को भी चेंज कर दिया। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे एक्स एक्सिस की भी रिक्वायरमेंट है और वाई एक्सिस की भी रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ पे मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जब एक इस तरह का मोशन जहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए एक नहीं बल्कि दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, उस तरह के मोशन को क्या कहा जाता है? 2D मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2D मोशन कहा जाता है। समझ आई बात? जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, ये भी 2D मोशन है। ठीक है, क्लियर? तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो शाबाश। क्या बोलेंगे? ए बॉडी, लिखो साथ साथ में, ए बॉडी इज सेड टू बी, अब ये सेम ही है बस वन की जगह टू ही लिखना है, is said to be in 2D motion if only two of three coordinates, two of three coordinates, तीन में से कितने चाहिए? दो चाहिए। require to specify the position of the object, specify the position of the object with respect to time। ठीक है,
हम कह सकते हैं ये बॉडी 2D मोशन में है अगर 3 में से कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं उसकी पोजीशन बताने के लिए। 3 में से अगर 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे उसकी पोजीशन बताने के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसे है, 2D मोशन में। कैसे है? 2D मोशन में। ठीक है जी, समझ आ गया? यस सर। यस सर। अरु बता क्या होता है 2D मोशन? जब 3 में से 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। जो बोल सकते हैं। और रिया, रिया बता 2D मोशन क्या होता है? सर जब 3 में से 2 ही कोऑर्डिनेट उसको 2D मोशन बोलते हैं। रश्मि, रश्मि, सोनाली, रश्मि याद आता है मुझे। जब 3 में से 2 कोऑर्डिनेट्स की जो चेंज हो रहे हो ड्यूरिंग द मोशन, या आप ऐसे भी कह सकते हो सर जब Yes, 3 में sir. से 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए हो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए। कैसे भी बोलो, ये बोलो एक ही बात है। ऐसे इस तरह से बोलोगे उस तरह से बोलोगे, एक ही बात है। जब 3 में से 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए, क्योंकि वही 2 चेंज कर रहे हैं, तो उसको उस तरह के मोशन को कहेंगे 2D मोशन। एक है होता है लास्ट 3D मोशन। अब पता ही है आपको, पता चल चुका होगा कहानी क्या है। 2 समझ लिए, तीसरा क्या है? जो एक ऐसा मोशन जहां पे तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। एक ऐसा मोशन जहां पर क्या हो रहा है, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यहां आप कह सकते हो कि उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए। उस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? 3D मोशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है इसकी, जैसे कोई बर्ड है, वो फ्लाई कर रहा है ना। तो बेसिकली वो फ्लाई करता है वो तीनों कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा होता है। एक्स एक्सिस को भी चेंज कर रहा है, वाई को भी चेंज कर रहा है, जेड को भी चेंज कर रहा है। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे काइट, काइट फ्लाई करते हो ना आप, जब काइट को फ्लाई करते हो, उड़ाते हो उसको, तो वो भी क्या करते हैं वहां पे भी आप तीनों ही कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे होते हो। अब एक्स एक्सिस भी बदल रही है, वाई एक्सिस भी बदल रही है और जेड एक्सिस भी बदल रही है। तो इस तरह का जो मोशन होता है, ठीक है, जैसे बर्ड का फ्लाई करना, काइट का फ्लाई करना, इस तरह का जो मोशन होता है उसे कहा जाता है 3D मोशन। क्या कहा जाता है? 3D मोशन। समझ आई बात? तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो जल्दी जल्दी। अब इसकी डेफिनेशन खुद ही तुम्हें समझ आ जाएगी। ए बॉडी इज सेड टू बी इन 3D मोशन हाँ जी बोलिए। इफ, क्या बोलोगे आप? इफ 3 of the 3 coordinate system the 3 of the 3 coordinates require to specify the position of the object, position of the object with respect to surrounding time, with respect to time। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? कोई भी चीज ऐसे फ्लाई कर रही है ना, फ्लाइंग काइट हो गया, फ्लाइंग बर्ड हो गया, कुछ बोलो, ऐसे फ्लाइंग बर्ड। तो ये जो है, जब उड़ता है पक्षी कोई, तो वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहा होता है, या उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं विद टाइम। तो उस तरह के मोशन को कहा जाएगा 3D मोशन। ठीक है, अतिका जी बताइए क्या होता है 3D मोशन? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. बताइए। सर जब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट जो है रिक्वायर होंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। अतिका जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जब तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट जो है रिक्वायर होंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। रिया, रिया बताओ व्हाट इज 3D मोशन? सर सर जहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर होंगे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए उसको 3D मोशन बोलते हैं। हाँ, जहाँ पे ऐसे कह सकते हो सर, एक ऐसा मोशन जहाँ पे ना तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो। ठीक है, तो उसको कहा जाता है 3D मोशन। तो समझ आया 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन क्या है ना? कितना आसान Yes, sir. यस सर। है। टाइम हमारे पास 7 बज रहे हैं। होती है इसके बाद कोई ट्यूशन आपकी? नो सर। No, sir. स्कूल की क्लासेस। चलो कोई बात नहीं, यहीं तक रखते हैं, कल करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। आज हमने देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है ना।
फिर हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फिर हमने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टाइप्स होती हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हमने ये समझा कि ये क्या चीज होती है। फिर हमने समझा कि मोशन की टाइप्स क्या हैं, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। ठीक है जी। कल आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, रटा मत चलाना, बस जैसा समझा है वैसा आपको लिखना आना चाहिए। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। पहले इसका टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ साथ में याद करते रहोगे, फिर बोझ नहीं पड़ेगा आप पे। वरना आप सोचोगे कि पूरा लेसन समझ लेते हैं, चैप्टर समझ लेते हैं, फिर लास्ट में बैठ के इसको याद करेंगे, फिर जो चीज़ें समझी होती हैं वो भी भूल जाती हैं और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो साथ साथ में याद करते रहना आप लोगों ने। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, यस सर। समझ आ रहा है अच्छे से कि कोई प्रॉब्लम आ रही है? आ रहा है ना अच्छे से समझ? यस सर। हाँ, बताया था मैंने आपको, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। चलिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे इस समय इसी जगह। तब तक के लिए सर नमस्कार। आप देखते रहिए मनास फिजिक्स क्लासेस। सर हाँ जी आपने बोलिए। कल वाला रिकॉर्ड किया था लेक्चर? हाँ हाँ, कल वाला किया मैंने रिकॉर्ड शायद। हाँ, सर मेरे को भेज देना। अच्छा आपने कल नहीं की थी क्लास ज्वाइन? नो सर। अच्छा एक काम करना, चलो जिसने और ने भी अगर समझना होगा, आपने ना वैसे आपका क्या रहता था, डिफरेंशिएशन रहती थी ना थोड़ी सी? यस सर। थोड़ी सी रहती है कि स्टार्ट से पढ़ा ही नहीं है उसको? नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ा है डिफरेंशिएशन, बाद में नहीं पढ़ा। अच्छा तो एक काम करना आप, कोई 10 बजे या 11 बजे तक ना मुझे मैसेज करना, तो एक क्लास मैं अभी और लूँगा। ठीक है, अगर बाकियों ने भी अटेंड करनी होगी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि आपका रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का पार्ट, और वो पार्ट बड़ा ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आगे फ्यूचर के लिए। उसके बिना आपको फिजिक्स का की डेरिवेशन जब हम करेंगे ना, डेरिवेशन जो का वाला जो पार्ट आएगा वो आपको समझ नहीं आएगा अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो भी मैंने आपको समझानी है। तो अब आज दिन में जब भी कोई आपको, मैं तो चलो फ्री हूँ आज, तो अगर आपकी कोई क्लास वगैरह नहीं होगी तो मुझे मैसेज कर देना, तो हम लोग वो भी समझ लेंगे। ठीक है, यस सर। ओके देन, गुड लक बिग बॉस।